मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव शिवपुर। इस गांव का नाम सुनकर लोगों के चेहरे पर एक अनजाना सा डर उभर आता था। पिछले एक हफ्ते से यहाँ से बारिश हो रही थी, जिसने गांव के रास्तों को कीचड़ और पानी से भर दिया था। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी बिजली की। शाम होते ही हर घर में सिर्फ लालटेन और मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी दिखाई देती थी। इसके बावजूद इस गांव के लोग बहुत मिलनसार और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखते थे। वे हर काम में एक दूसरे की मदद करते थे। उनका जीवन खेतों और उनकी मेहनत पर टिका था। जून का महीना अपने पूरे जोर पर था। बरसात का मौसम चालू हो चुका था। शाम का समय था और कुछ गांव वाले राम की चाय की टपरी पर बैठे हुए थे। चाय की गर्माहट और दोस्तों की गपशप ने बारिश के ठंडे माहौल को खुशनुमा बना दिया था। सच कहूं यार, ये बारिश का मौसम ही कुछ और है। ऊपर से राम की गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मजा दुगना हो जाता है। और जब दोस्त पास बैठे हों, बातें करते करते हंसी ठिठोली हो रही हो, तो लगता है जिंदगी का असली स्वाद यही है। बिल्कुल सही कहा मोहन भाई। सच बोलूं तो दिल करता है कि आज की ये बरसाती रात यहीं गुजार दो। बस हम सब बैठे रहें, बातें करते रहें और राम की गर्म चाय के साथ इस ठंडी हवा का मजा लेते रहें। जिंदगी के ऐसे लम्हे रोज रोज कहाँ मिलते हैं। अरे भाई, अगर पूरी रात चाय पीते रहे तो महीने की आधी तनख्वाह तो चाय वाले को दान में ही चली जाएगी। सब लोग जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी के बीच आसमान में काले बादल और भी घने हो गए। तेज बिजली कड़कने लगी और बारिश की बूंदें मोटी हो गईं। तभी दूर से श्याम काका आते हुए दिखे, जो बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। अरे ओ श्याम काका, इतनी तेज बारिश में कहाँ से आ रहे हो? यहाँ आकर हमारे साथ बैठो, चाय पियो, नहीं तो इस बारिश में बीमार पड़ जाओगे। अरे बेटा, सब ठीक है। मैं तो शहर गया था एक जरूरी काम से, पर काम तो हुआ ही नहीं और ऊपर से इस बारिश ने हाल और खराब कर दिया। रास्ते भर पानी ही पानी था, चलना भी मुश्किल हो गया था। हाँ काका, इस बारिश से तो हम भी परेशान हैं, लेकिन इस बारिश में आपकी कहानियां सुनने में जो आनंद है वो और कहीं नहीं। और इसी बहाने हमें अपनी कहानियां भी सुना दीजिए। आपकी कहानियां सुनने में बहुत मजा आता है। ठीक है, तुम लोग कहते हो तो रुक जाता हूं, पर याद रखना, मैं जो किस्से सुनाता हूं ना, वो महज कहानी नहीं, मेरे जीते जागते सच का हिस्सा है। ऐसा सच जिसे सुनकर रात को अकेले चलते वक्त तुम्हारी परछाई भी तुम्हें अजनबी लगेगी। ठीक है, आज मैं तुम्हें एक ऐसी दास्तान सुनाने वाला हूं जो कुछ समय पहले मेरी अपनी आंखों के सामने घटी थी। राम, मेरे लिए जरा कड़क चाय ले आ, आज रात नींद नहीं आएगी। ये किस्सा उस दौर का है जब मैं करीब 30 बरस का जवान था। रात का समय था, खूब अंधेरी और डरावनी रात। आसमान फट रहा था, मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली लगातार गरज रही थी। मैं अपने ऑफिस से लौट रहा था और सोचा कि रास्ते में अपने दोस्त अमित के घर भी चला जाऊं। सड़कें सुनसान थीं, दूर दूर तक एक इंसान तक नजर नहीं आ रहा था। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। तभी मेरी नजर दूर खड़े एक अजनबी पर पड़ी। भाई, इतनी बारिश में यहाँ क्यों खड़े हो? कहीं रास्ता भटक तो नहीं गए? नहीं भाई, रास्ता तो नहीं भटका, पर घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। आगे की सड़क पर पानी इतना भर गया है कि रास्ता बंद हो गया है और इस घने जंगल के रास्ते से अकेले जाने का सोचकर ही डर लग रहा है। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने दोस्त अमित के घर जा रहा हूँ। अरे अमित, हाँ, मैं उसके घर को जानता हूँ। वहां तक जाने के 2 रास्ते हैं, एक सीधा और दूसरा जो जंगल से होकर जाता है। सीधा रास्ता तो पानी में डूब चुका है, अब बस जंगल वाला रास्ता बचा है। थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन सीधा अमित के घर तक ले जाएगा। वैसे मुझे भी उसी तरफ जाना है। अगर हम दोनों साथ चलेंगे तो शायद इतना डर नहीं लगेगा। भाई साहब, आपने भी सुनी? ऐसा लग रहा है कोई बच्चा दूर कहीं जोर जोर से रो रहा है। हाँ, आवाज तो मेरे कानों में भी सुनाई दी, लेकिन इतनी तेज बारिश में सुनसान रास्ते पर कौन अपने बच्चे को ऐसे छोड़कर जाएगा?
मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। देखो भाई, ये भी तो हो सकता है कि वो बच्चा वहाँ अकेला ना हो। शायद उसकी माँ भी वहीं कहीं अंधेरे में खड़ी हो, रास्ता ना मिलने की वजह से घबराकर वो रो रहा हो। इतनी भयानक रात में कोई बच्चा ऐसे रोए, ये बात मुझे खटक रही है। देखो भाई, ये भी तो हो सकता है कि वे मुसीबत में हैं। अगर कोई सच में मुसीबत में होता तो क्या वो ऐसे हंसता और गाता? देखो, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। यहाँ रहना सही नहीं है। हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। चलिए ना, एक बार चलने में क्या जाता है। क्या पता वे सच में मुसीबत में हो। देखो, आवाज इधर से आ रही है, जल्दी चलो। भाई, हमें अभी यहीं से निकलना होगा। यहाँ कुछ भी सही नहीं लग रहा। और तुमने वो परछाई देखी क्या? मुझे तो अब भी उसकी झलक याद आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कौन सी परछाई? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। हमें जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। सुनो, वो बच्चा फिर से जोर जोर से रो रहा है। उसकी आवाज अब और पास लग रही है। शायद वो सच में बड़ी मुसीबत में है। चलो, देर मत करो। अरे आओ ना भाई, वही खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से इस पेड़ को पार करके यहाँ आ जाओ। यहाँ कुछ नहीं है। हाँ चलो, जल्दी आओ, वरना इतनी बारिश की रात और खामोश है, कोई नहीं जाने वाला कि तुम कहाँ हो। अब दिख गया? ये क्या? तुम वही हो ना? हाँ श्याम, मैं वही हूँ जो तुम्हें यहाँ तक लाया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे पैर हिल क्यों नहीं रहे? मुझे जाने दो प्लीज। बस यहाँ से दूर, जितना दूर हो सके। भाग कर दिखाओ। यहाँ से कोई यूं ही नहीं जाता श्याम। अब बहुत देर हो चुकी है। अरे श्याम, मेरे घर का रास्ता भूल गए थे क्या? कहाँ गए थे? इतनी देर हो गई। मैंने सोचा कहीं रास्ते में फंस गए होंगे, इसीलिए तुम्हें ढूंढने आ गया। पहले घर चलो प्लीज़, अभी यहाँ रुकना ठीक नहीं है। बाद में सब बता दूंगा। अभी बस यहाँ से निकलते हैं जल्दी। अच्छा हुआ तुम वहाँ से भाग निकले। जिस कुटिया में वो तुम्हें ले गया था, उसमें पहले एक आदमी अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। उस पर 5 लाख का कर्ज था, जो उसके पिता के मरने के बाद उस पर आ गया था। कुछ लोगों ने कर्जदारों को उस आदमी का पता बता दिया। एक अंधेरी रात उन्होंने उस कुटिया में आग लगा दी, जिसमें उसके दोनों बच्चे जिंदा चलकर मर गए। उसके बाद उसी आदमी ने उसी कुटिया में आत्महत्या कर ली। उस रात का खौफ इतना गहरा था कि मैं पूरी रात नींद की एक झलक तक नहीं देख पाया। जैसे ही सूरज की पहली किरण खिड़की से झांकी, मैंने बिना देर किए अपना सामान समेटा और घर लौट आया। तब से मैंने कसम खा ली कि उस जंगल का रास्ता दोबारा कभी नहीं चुनूंगा। अब जब भी उससे मिलना होता है, मैं उसे अपने घर बुला लेता हूँ। शायद इसलिए कि उस रात की परछाई अब भी मेरे जहन में जिंदा है। बुजुर्गों की माने तो अगर रात के सन्नाटे में तुम्हारे रास्ते में कोई पीपल का पेड़ गिरा मिले, तो उसे लांघ कर आगे बढ़ना सबसे बड़ी भूल होती है। कहते हैं इस पेड़ के पार अक्सर कुछ ऐसा छुपा होता है जिससे लौटना हर किसी के बस की बात नहीं। श्याम काका ने अपनी बात पूरी करते हुए गहरी सांस ली। चाय की टपरी पर एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। सबके चेहरों पर खामोशी और आंखों में डर साफ झलक रहा था। उस पल सबको एहसास हो गया कि काका की कहानियां महज किस्से नहीं, बल्कि कड़वी सच्चाई थीं। श्याम काका की कहानी यहीं खत्म हुई थी, कम से कम शब्दों में। लेकिन उस कहानी का असर टपरी के अंदर अब भी जिंदा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहानी दीवारों में, टीन की छत में और वहां मौजूद हर इंसान की सांसों में खुल चुकी हो। कुछ सेकंड नहीं, कुछ मिनटों तक कोई कुछ नहीं बोला। बारिश लगातार गिर रही थी। बूंदें टीन की छत पर पड़ते ही एक अजीब सी लय बना रही थी। टक टक टक। हर बूंद जैसे किसी अदृश्य घड़ी की सुई हो,
जो किसी अनजाने वक्त की तरफ बढ़ रही हो। टपरी के अंदर जल रहा पीला बल्ब अब पहले जितना रोशन नहीं लग रहा था। उसकी रोशनी कांप रही थी, ठीक वैसे ही जैसे वहां बैठे लोगों के दिल। चाय की भाप अब ठंडी होने लगी थी। हवा में मिट्टी, बारिश और कुछ सड़ा हुआ सा महसूस होने लगा था। तभी श्याम काका धीरे धीरे अपनी जगह से खड़े हुए। उनकी हरकत अचानक नहीं थी, ना ही बहुत तेज, बल्कि इतनी धीमी कि सबका ध्यान अपने आप उनकी तरफ खिंच गया। लकड़ी की लाठी जमीन पर हल्की सी आवाज करती हुई उठी। काका का चेहरा अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। उनकी आंखों के नीचे गहरी काली परछाइयां थीं। होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, ना पूरी ना अधूरी। ऐसी मुस्कान जो किसी खुशी से नहीं बल्कि किसी राज से पैदा होती है। अच्छा भाई, अब निकलता हूँ। रात बहुत हो गई है और रास्ता आसान नहीं है। उनके आखिरी शब्द टपरी की दीवारों से टकराकर लौटते हुए लगे। रास्ता आसान नहीं है। इस वाक्य में कुछ ऐसा था जो किसी ने सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन सब ने महसूस किया। मोहन कुछ कहने ही वाला था। सुरेश ने मुंह खोला, दिनेश ने कुर्सी खिसकाई, लेकिन उससे पहले ही श्याम काका टपरी से बाहर निकल गए, बिना पीछे देखे, बिना किसी को अलविदा कहे। बस एक काला सा साया बारिश में घुलता चला गया। उसी पल तेज हवा चली। टपरी का बल्ब एकदम से तेजी से झपका, जैसे किसी ने उसे अंदर से हिला दिया हो। कुछ सेकंड तक सबकी नजर दरवाजे पर टिकी रही। बारिश की आवाज अब और तेज लगने लगी थी। मोहन ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। वो हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में वो बेफिक्री नहीं थी जो आमतौर पर होती है। कसम से यार, काका ने तो कहानी में जान डाल दी। कुछ देर के लिए तो सच में डर लग गया था। मोहन ने ये बात हंसते हुए कही, लेकिन उसकी आंखें हंस नहीं रही थीं। उसकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। लेकिन रामू बिल्कुल चुप था। वो न हंसा, न बोला, न हिला। उसके हाथ कुल्हड़ को पकड़े हुए थे, लेकिन उंगलियां धीरे धीरे कांप रही थीं। उसकी आंखें एक टक दरवाजे पर जमी थीं, जैसे उसने वहां से जाते हुए कुछ ऐसा देख लिया हो जो बाकी किसी ने नहीं देखा। सुरेश ने रामू की हालत देखी तो उसके माथे पर हल्की सी शिकन आ गई। क्या हुआ रामू? ऐसे क्यों देख रहा है? रामू ने गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांस बीच में ही अटक गई। उसने होठों को गीला किया, गला साफ किया। तुम लोग सच बताओ, अभी यहाँ कौन बैठा था? ये सवाल ऐसा था जैसे किसी ने ठंडे पानी की बाल्टी सबके ऊपर डाल दी हो। दिनेश झल्ला गया। क्या बकवास कर रहा है? वही श्याम काका, अभी अभी तो गए हैं। रामू ने धीरे धीरे ना में सिर हिलाया। उसकी नजर अब दिनेश पर नहीं थी। वो पीछे मुड़ा और टपरी के कोने में रखे पुराने रेडियो की तरफ इशारा किया। रेडियो से खड़खड़ाती हुई एक आवाज आ रही थी। रेडियो पर खबर चल रही थी। श्याम काका आज सुबह ही शहर गए थे। अभी खबर आ रही है कि शहर से गांव आने वाला रास्ता बंद है। उन्होंने खुद फोन करके कहा था कि वो आज रात वहीं रुकेंगे। एक पल में टपरी का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब कोई हंस नहीं रहा था, अब कोई हल्का महसूस नहीं कर रहा था। अगर श्याम काका शहर में है तो अभी यहाँ कौन था? तभी सुरेश की नज़र उस कुल्हड़ पर पड़ी जिससे वो बूढ़ा आदमी चाय पी रहा था। वो कुल्हड़ अब भी वहीं रखा था। सुरेश ने धीरे धीरे कुल्हड़ उठाया। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। उसने अंदर झांका। उस कुल्हड़ में चाय नहीं थी। अंदर गंदा काला पानी था। सड़े हुए पत्ते तैर रहे थे और उससे एक भयानक बदबू उठ रही थी। अचानक पूरी टपरी में सड़न फैल गई, ऐसी सड़न जैसी बारिश में किसी पुराने कब्रिस्तान से आती है। दरवाजे के बाहर गीली जमीन पर पैरों के निशान थे, लेकिन वो सीधे नहीं थे। एड़ियां आगे थीं और उंगलियां पीछे। सन्नाटा और गहरा हो गया। तभी ऊपर से आवाज आई, टीन की छत पर किसी के धीरे धीरे चलने की। बल्ब एक बार फिर झपका और इस बार पूरी तरह बुझ गया। अंधेरे में सिर्फ उनकी घबराई हुई सांसें थीं और छत पर बढ़ती हुई वो आवाज। वो कोई कहानी नहीं थी, वो खुद चलकर आया था और उसकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि असली डर
अब शुरू हुआ था।